इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस से पार्ट 7, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एमएस एक्सेल के बारे में, उसके क्या शॉर्टकट्स होते हैं और क्या क्या वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस से पार्ट 7। तो 6 पार्ट्स मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, तो आपको अगर देखने हैं तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको लिंक मिलेगा उन 6 पार्ट का। तो प्लेलिस्ट से जाके आप सारे पार्ट लाइन बाय लाइन अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ पे हम आज देखेंगे एमएस एक्सेल, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है और जहाँ से आपके कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आखिर होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट दैट इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का आपका पूरा सॉफ्टवेयर आता है उसका एक हिस्सा ये होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, ऐसे बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स आते हैं ऑफिस सूट के अंदर, जिसके अंदर आपका एक एक्सेल भी होता है। क्या लिखा है, एक्सेल इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट्स। तो जो स्प्रेडशीट्स होती हैं उनको क्रिएट करने में या फिर एडिट करने में ये प्रोग्राम सहायता करता है यूजर्स की। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है, जनरल यूज ऑफ एक्सेल इंक्लूड सेल बेस्ड कैलकुलेशन, पाइवट टेबल एंड वेरियस ग्राफिकिंग टूल्स। तो यहाँ पे मतलब क्या बताया जा रहा है कि एक्सेल का काम क्या है। तो ये क्या है, सेल बेस्ड कैलकुलेशन जो भी होती है, अभी आपको मैं आगे पूरा हर एक चीज लाइव करके दिखाऊंगा अभी कि कैसे काम करता है, जिससे आपकी समझ जो है और अच्छी हो सके। उन पे कैलकुलेशन करना है। इसे पाइवट टेबल हम लोग कहते हैं, या कुछ लोग इसे पिवट टेबल भी कहते हैं। तो पिवट टेबल और जो आपके वेरियस ग्राफिकिंग टूल्स हम लोग देखते हैं, जैसे चार्ट वगैरह बने रहते हैं, पाई चार्ट, बार डायग्राम, इस तरह के जो भी डायग्राम आपके होते हैं वो सब के सब आपके एक्सेल से ही आपके बनाए जाते हैं। तो पिवट टेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे पिवट टेबल से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कई बार एग्जाम में कि पिवट टेबल का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँ, जिससे आपको समझ में आ जाए, तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये आपकी स्प्रेडशीट है। ओके, यहाँ पे आपने लिखे हुए हैं, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ये नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपने मान लीजिए किसी का एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं और आपके पास ये पूरे के पूरे कम से कम 100-150 लोगों की लिस्ट आपके पास बनी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सारी लिस्टों को पिवट टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि ये आपको फिर ऑप्शन दे देगा। ये जो सारी की सारी डिटेल है, सारी की सारी पिवट टेबल में जाएगी। फिर पिवट टेबल आप खोल सकते हैं आपकी विंडो पे, ऐसे जैसे आपकी पूरी विंडो ओपन है, यहाँ पे आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। अब जैसे यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ दिख रही थी, अब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे आपके सामने पिवट टेबल ओपन हो जाएगी। एक तरफ यहाँ पे लिखा रहेगा नेम, फिर कॉन्टैक्ट, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, फिर ये एड्रेस, सबके चेक बॉक्सेस से बने रहेंगे। अब अगर आपको केवल नेम देखना है तो आप केवल नेम पे टिक करेंगे, तो यहाँ पे केवल नेम वाली लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। आप नेम जानना चाहते हैं और एड्रेस जानना चाहते हैं तो इन दोनों को आप टिक करिए, तो एक तरफ यहाँ पे नेम लिखा हुआ आएगा, दूसरी तरफ यहाँ पे उनका एड्रेस लिखा हुआ आएगा पर्सन्स का। ठीक है, तो ये जो आपका काम होता है सारा का सारा कहाँ पे होता है, पिवट टेबल के द्वारा ही होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ऐसे जनरली मैंने बताया ताकि आप समझ सकें कि पिवट टेबल का काम क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर इंस्टेंस विथ एन एक्सेल स्प्रेडशीट यू कुड क्रिएट अ मंथली बजट। आप एक मंथली बजट अपना बना सकते हैं, सारी वैल्यूज़ को दे सकते हैं कि आपके महीने में कहाँ पे आपको खर्च करना है, क्या क्या खर्च होता है, कितना खर्च होता है, पूरा उसको ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस में काम कर सकते हैं। शॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आपका समझ लीजिए पूरी तरीके से अगर कोई अकाउंटिंग का काम है तो वो आप सारी चीज़ें एमएस एक्सेल के थ्रू बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा बेसिक आइडिया क्या होता है एमएस एक्सेल यूज करने का। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कुछ फैक्ट्स क्या होते हैं एमएस एक्सेल के। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको ले चलूंगा सही के एमएस एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे, फिर वहाँ पे आपको डायरेक्ट बताता रहूंगा कि क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम, यहाँ पे क्या कहा जाता है, किस टैब को क्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको वर्ड में बताया था वैसे ही कुछ आपको बताने की कोशिश यहाँ भी करूंगा। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करें। सबसे पहला तो ये है कि इसका डिफॉल्ट फॉन्ट एंड साइज वही है सेम। क्या 11 पॉइंट कैलिब्री इसका क्या है डिफॉल्ट फॉन्ट और साइज होता है, जैसा कि हमारा वर्ड में होता है।
नेक्स्ट बात करें तो इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, फाइल एक्सटेंशन, मतलब आप जब किसी फाइल को इसमें बना के सेव करेंगे तो वो आखिरी में क्या लगाया एक्सटेंशन, तो वो आपका होता है .xls। ये आपका जैसा मैंने पहले ही बताया था कि 2007 से पहले वाले सारे मॉडल में या आप कह दूं वर्जन में सारा यही यूज होता था। उसके बाद आपका 2007 के बाद जो यूज हो रहा है वो क्या है .xlx, x बताया था XML फाइल के लिए आपका यूज किया जाता है, तो ये आपका x अब एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ आता है। नेक्स्ट बात करें अगर तो डिफॉल्ट नेम इसका क्या होता है, जैसे हमारा वर्ड का डिफॉल्ट नेम क्या था, मैंने आपको बताया था, याद करिए क्या, document1, तो ऐसे इसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है, book1। नेक्स्ट बात करें अगर तो यहाँ पे क्या बताया गया कि अ वर्कशीट इज अ ग्रिड ऑफ सेल मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। कि वर्कशीट का मतलब क्या होता है, या फिर केवल शीट अगर लिखा रहे तो उसका मतलब क्या होता है कि एक तरह की ये सेल्स हैं, या कह लीजिए ग्रिड ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स आपकी होंगी जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स से मिलके बनी होती हैं। देखिए ऐसे अगर मैं खींच दिया तो अब ये एक एक पार्ट जो आपको बॉक्स सा दिख रहा है क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आपको नेक्स्ट बताता हूं, यहाँ पे क्या लिखा है, अब इसका मतलब क्या है, 3 टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी इंटर्ड इन वर्कशीट। कि 3 तरीके से आप डेटा को इंटर कर सकते हैं इस वर्कशीट में। पहला क्या है, नंबर आप, ठीक है, फिर टेक्स्ट, फिर तीसरा क्या है, फॉर्मूलाज। आपको पता होगा अगर आपने एक्सेल को थोड़ा सा भी टच किया होगा तो आपको पता होगा कि एक्सेल में हम फॉर्मूलाज का कितना फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमको बहुत सारी कैलकुलेशन करने से हमको कमी मिल जाती है, बचत मिल जाती है समय की, कि हमको सम भी करना है तो हम वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, सीधे हमारा सम होके आ जाता है, टेंशन नहीं लेना पड़ता है। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे कुछ और आपके फैक्ट्स हैं। जैसा पहला क्या है, ये इससे क्वेश्चन बहुत आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सेल कैन बी रेफरेंस्ड इन 3 वेज। कि सेल जो भी होती हैं वो 3 तरीके से आपकी रेफरेंस्ड की जा सकती हैं। मतलब सेल की समझ लीजिए एक तरीके से एड्रेसिंग आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, रिलेटिव, दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट, तीसरा क्या है, मिक्स्ड। ये 3 तरीके हैं, इनको नाम याद रखिए और ये भी याद रखिए कितने तरीके हैं ये 3, और ये तीनों के नाम हैं रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। तो नाम से भी आप वैसे समझ सकते होंगे, ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। कि रिलेटिव का मतलब क्या होगा, जब आपको सेम फॉर्मूला यूज़ करना है अलग अलग सेल्स पे तो आप रिलेटिव का यूज़ करते हैं, रिलेटिव एड्रेसिंग होती है। एब्सोल्यूट का मतलब अपना अलग ही है, उसको किसी से रिलेशन की जरूरत नहीं होती है। और मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों तरह की एड्रेसिंग होती है, वो उसको कहते हैं मिक्स्ड। ठीक है, आगे देखें क्या, इसमें से क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज आप कितने डाल सकते हैं किसी भी एक शीट में। तो ये अब 2007 के बाद जितने भी आपके वर्जन आ रहे हैं उनका ये आंकड़ा है, और यही आपको याद भी रखना है। कितना है ये लिखा हुआ, 1,48,576 आपकी रोज हो सकती हैं। रोज का मतलब क्या, ये जो आपकी ये वाली लाइंस होती हैं। ओके, इसी तरह अगर कॉलम्स की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, 16,384 आपके कॉलम्स हो सकते हैं जो आप किसी भी एक्सेल की शीट में मैक्सिमम नंबर में डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा मतलब 16,385 से ज़्यादा आपके कॉलम्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम नंबर है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे तुरंत आप टिक लगा के आ सकते हैं। तो ये तो थे कुछ जनरल से फैक्ट्स जो आपको MS एक्सेल के लिए जानने चाहिए, याद भी रखने चाहिए। अब हम चलते हैं कहाँ पे, सीधे MS एक्सेल पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ होता है और क्या कुछ और हम एक्स्ट्रा वहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं, ये आपके सामने डिफ़ॉल्ट एक्सेल खुला हुआ है, ये आपका एक्सेल 2016 है। तो इसमें देख लीजिए डिफ़ॉल्ट में क्या क्या आपको मिलता है सामने। यहाँ पे देखिए अगर आपको तो फॉन्ट दिखेगा, आपको क्या लिखा हुआ है, कैलिब्री। फॉन्ट साइज क्या है आपकी 11 है। अगर अलाइनमेंट को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके यहाँ पे अलाइनमेंट, एक तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था वर्ड में कि लेफ्ट राइट जस्टिफाइड होते थे, तो यहाँ पे जस्टिफाइड वाला केस तो नहीं है, लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइनमेंट है। और एक आपको अलाइनमेंट सेल के लिए मिलती है कि आपका जो टेक्स्ट होगा या नंबर होगा वो आपके बॉटम से टच रह सकता है, ऊपर टॉप से टच रह सकता है, या फिर बीचों बीच मिडिल में रह सकता है। तो 2 तरह की यहाँ पे अलाइनमेंट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए अगर इस पे ले जाऊंगा तो लिखा है टॉप अलाइन, यहाँ पे अगर ले जाता हूँ मैं तो लिखा है मिडिल अलाइन, और यहाँ पे तो बॉटम अलाइन। तो अगर देखें डिफॉल्ट अलाइनमेंट तो ये क्या रहती है, बॉटम अलाइन रहती है। और यहाँ पे मैं चीज़ें बताऊँ, ये सारी चीज़ें तो आपको आती ही होंगी कि ये पूरा पोर्शन जो आपका इतना पूरा पोर्शन है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है क्या, रिबन कहलाता है। ठीक है, ऊपर वाले ये सब क्या हैं, ये आपके रिबन टैब कहलाते हैं। नीचे आपको यहाँ पे जूम इन जूम आउट का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। कुछ लोगों ने पूछा था मैक्सिमम जूम इन जूम आउट कितना हो सकता है, तो अगर मैं इसको मैक्सिमम देखिए जूम करता हूँ तो ये कहाँ तक जा सकता है आपका, 400 तक जा सकता है। ठीक है, तो 400 तक जा सकता है, लेकिन क्या ये आपका मैक्सिमम है। इसके आगे अगर मैं वैल्यू कुछ फिल करके देखूं, 800 फिल करूंगा तो क्या कहेगा, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 and 400। तो इसको आप नोट करके रख लीजिए क्या कि
कम से कम आपका 10 नंबर तक हो सकता है जूम आउट, या कह दीजिए आपका कम से कम नंबर जूम का क्या हो सकता है 10, और अधिक से अधिक क्या हो सकता है 400। ये तीनों के लिए आपका काम करेगा, वर्ड के लिए भी, पावर पॉइंट के लिए भी और एक्सेल के लिए भी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं यहाँ पे आपको दिखा है कि ये देखिए लिखा हुआ है कि बुक 1, ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका डिफ़ॉल्ट नेम है, और यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, आपको ये चौकोर चौकोर से बॉक्स दिख रहे होंगे रेक्टेंगल शेप में, आयत के आकार में, और यहाँ पे जिस भी सेक्शन को मैं क्लिक करूँ या जिस भी सेल को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस सेल को मैंने क्लिक किया, ये सेल आपकी क्लिक हो गई। तो अगर आप देखेंगे इस सेल को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम एक्टिव सेल, मतलब जिस सेल पे आप काम कर रहे होंगे उस सेल के लिए यूज किया जाता है टर्म क्या, एक्टिव सेल। और यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो ये देखेंगे तो जो कॉलम्स हैं आपके वो सारे कैसे यहाँ पे नाम दिया रहता है इनको, ABCD, मतलब सब क्या होते हैं, अल्फाबेट के रूप में होते हैं। तो ऐसा नहीं कि ABCD और यहाँ पे Z तक हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है आपको, अगर यहाँ पे जैसे XYZ आपका ये खत्म हो गया, XYZ के बाद देखिए खत्म हो गया, अब इसके बाद अगर मैं करूँगा तो क्या नहीं आएगा, आएगा। फिर कैसे आएगा, अब देखिए AA, फिर AB, फिर AC, इसी तरह से ये आगे चलता रहता है। और हमने देखा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ये जो ऊपर ABCD लिखा हुआ कहाँ तक जा सकता है, मैंने आपको बताया 16,384 आपके कॉलम्स ये हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम रोज को देखें तो ये देखिए रोज देखिए 1 2 3 में आपकी डिवाइडेड होती हैं, और इसी तरह रोज भी आपकी 1,48,000 समथिंग आपकी जा सकती हैं। तो इतने नंबर ऑफ रोज आप यहाँ पे यूज में ला सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कुछ और, तो यहाँ पे जो आपको ये पूरा खाली सा ये पूरा बॉक्स दिख रहा है पूरा लंबा सा, इसको कहते हैं क्या, फॉर्मूला बार कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बार होता है जहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला पुट करते हैं। फिर अगर हम बात करें ये इसके बगल में ये छोटा सा बॉक्स ये जो बना हुआ है क्या है, नेम बॉक्स कहलाता है। अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूं तो ये उसका एड्रेस बताता है कि क्या उसका एड्रेस है। तो यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया है तो देखिए मैंने L नंबर के कॉलम पे हूं और 6 नंबर की रो पे हूं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है L6। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आप और ले सकते हैं कि पहले आपका कॉलम लिखा जाएगा फिर आपकी रो लिखी जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर याद रखिए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको मेरे ख्याल समझ में आई। ऊपर ये सारी चीज़ें तो आपकी वही कॉमन है, सारी जो आपके फॉर्मेटिंग की होती हैं सब वैसे ही यूज होता है। फिर यहाँ पे 2016 के वर्जन में थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव क्या देखने को मिलता है कि अगर आप 2007 का MS ऑफिस यूज करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 3 सीट मिलती हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, केवल 1 सीट अब बाय डिफॉल्ट मिलती है, वरना यहाँ पे आपके पास अगर होगा कंप्यूटर देखेंगे आपको 3 सीट, सीट 1, सीट 2 और सीट 3 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। उसके आगे आप और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल 1 सीट मिलती है, आपको और ऐड करनी है तो ये प्लस का निशान है, इस पर आप क्लिक करिए तो आपको और सीट यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन मिलता है और सारी सीटें ऐड होती रहती हैं। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा कि आपका क्या है, एक्सेल में क्या क्या यूज होता है, क्या कुछ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है आपके वर्ड को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे चलते चलते एक इन्फॉर्मेशन और छोटी सी अगर ऐड कर दूं कि यहाँ पे जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आपको हरा हरा सा ऐसे दिख रहा है ना, इसके किनारे किनारे बाउंड्री सी दिख रही है, इसको कहा जाता है सेल पॉइंटर। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेल पॉइंटर कहलाता है, जो ये दर्शाता है कि कौन सी आपकी सेल अभी एक्टिव है। तो ये आपकी जानकारियाँ थी। अब चलिए फिर से चलते हैं हम आगे और देखते हैं क्या कुछ शॉर्टकट कीज यहाँ पे यूज होती हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए। चलिए अब चलते हैं शॉर्टकट्स पे, लेकिन शॉर्टकट्स को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपके जो बेसिक शॉर्टकट्स होते हैं जैसे सेव करना, अंडू करना, सेलेक्ट ऑल करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, या फिर फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सब वैसे के वैसे ही यूज होते हैं यहाँ भी, जैसे हमने वर्ड में देखे थे। Ctrl+C किया तो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V किया तो पेस्ट हो जाएगा, Ctrl+S करेंगे तो सेव होगा। अब यहाँ पे जो उससे डिफरेंस यहाँ पे जो देखने को मिलता है शॉर्टकट्स में, वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, अगर आपको करंट टाइम ऐड करना है यहाँ पे तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके बाद ये क्या, सेमी कॉलन। इस सेमी कॉलन का चिन्ह है जो आपको L के ठीक राइट हैंड साइड पे देखने को मिलता है। तो इन तीनों को दबाएंगे तो जिस भी सेल में आप रहेंगे वहां तो जो भी करंट टाइम होगा वो आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये आपका करंट टाइम ऐड करने के लिए यूज होता है। फिर कंट्रोल और ये आपका सेमी कॉलन, इसका अगर आप यूज करेंगे तो क्या यहाँ पे इंसर्ट होगा, करंट डेट। यहाँ पे हम वर्ड में क्या करते थे, तो यहाँ पे वर्ड में करते थे Alt+Shift+D,
शिफ्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा, शिफ्ट प्लस डी डेट के लिए, और डी की जगह पे टी करेंगे तो आपका टाइम के लिए यूज होता था। ये वर्ड में था, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरह अगर हम अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 दबाते हैं तो क्या होगा, इंसर्ट न्यू वर्कशीट। हमने जैसे प्लस का साइन लगाया था ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, प्लस लगा रहे थे तो आपकी एक शीट ऐड हो रही थी। तो वही काम अगर आप शॉर्टकट से करना चाहें तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 दबाएंगे तो हो जाएगा। इसी तरह अल्ट प्लस इंटर अगर आप दबाएंगे तो क्या होगा, क्या लिखा है, व्हाइल टाइपिंग टेक्स्ट इन अ सेल प्रेसिंग अल्ट प्लस इंटर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन अलाउिंग द मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन वन सेल। मतलब आप जब टाइप कर रहे हैं एक सेल के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे आपकी ये सेल है बनी हुई, इसमें आप टाइप कर रहे हैं और इसके बाद इसी सेल में रहते हुए आप दूसरी लाइन टाइप करना चाहते हैं। यूजुअली क्या होता है, आप इसमें टाइप करते रहेंगे तो ये आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, क्रॉस करते हुए। लेकिन इसी में नीचे आप टाइप करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस इंटर दबाएंगे तो यहाँ से फिर से आप टाइप करने, वरना केवल अगर आप इंटर दबाएंगे तो क्या होगा, आप दूसरी सेल में मूव कर जाएंगे, ठीक है, उसी सेल की दूसरी लाइन में नहीं आएंगे, बल्कि आप इस सेल से दूसरे सेल में पहुंच जाते हैं। फिर देखते हैं क्या, शिफ्ट प्लस F3। तो शिफ्ट प्लस F3 अगर दबाएंगे तो क्या होगा, ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो। मतलब जो फॉर्मूला विंडो होता है एक्सेल का वो आपका ओपन हो जाएगा अगर शिफ्ट प्लस F3 दबाते हैं तो। इसी तरह अगर शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं तो क्या होगा, ब्रिंग अप द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स आपका ओपन होगा जिसमें आपको अगर कुछ सर्च करना है तो वो आप वहां पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्लस 1 दबाते हैं तो क्या ओपन होगा, ओपन द फॉर्मेट सेल विंडो। फॉर्मेट सेल विंडो का मतलब कि अगर सेल में आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो वो वाली आपकी विंडो छोटी सी ओपन होती है। इसी तरह अगर आप अल्ट के साथ साथ इक्वल का साइन दबाते हैं, क्रिएट अ फॉर्मूला टू सम ऑल ऑफ द अबव सेल, कि मतलब आप जिस भी सेल पे होंगे उसके ऊपर जितना कुछ लिखा होगा उन सब को सम करने का आपका जो फॉर्मूला है सम वाला, वो आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अल्ट प्लस इक्वल। आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम दबाते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 अगर हम दबाते हैं तो ये क्या करता है, फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट। कॉमा फॉर्मेट में आपके नंबर को चेंज कर देता है, ठीक है। और अगर हम 4 दबाते हैं, बाकी का सब कुछ सेम रखते हैं, 4 दबाते हैं तो फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट, तो करेंसी फॉर्मेट में आपका चेंज हो जाता है। अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा, अगर आप नहीं समझ रहे हैं कि करेंसी फॉर्मेट का मतलब क्या यहाँ पे है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि ये जो 1 4 3 5 ये जो लिखा हुआ है, जैसे अगर आपका कीबोर्ड होता है तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास फुल कीबोर्ड है तो आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिक पैड्स होते हैं और यहाँ पर भी कुछ नंबर्स लिखे होते हैं ऊपर के साइड में, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 4 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे इन नंबर्स को दबाना है। अगर आप न्यूमेरिक नंबर्स को दबाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप शिफ्ट के साथ 1 दबाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। तो यहाँ पे यूज तो इसका होता है, इसलिए हम शिफ्ट दबाते हैं। तो अगर आपको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में अगर दिखाया जाए इसको लिखने के लिए तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कंट्रोल प्लस में ये करें, एक्सक्लेमेशन मार्क को करें, तो आपका ये कॉमा फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। लेकिन कई लोग क्या करेंगे, फिर भूल जाएंगे, कंट्रोल और शिफ्ट दबाना भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे शिफ्ट भी रखा गया है, फिर 1 लिखा गया है कि शिफ्ट दबाने के बाद जब इसको दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली यही सेलेक्ट आपका होगा। मेरे ख्याल से समझे होंगे आप, ओके। इसी तरह का कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3 दबाएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, ओके। अगर 5 दबाते हैं तो क्या होता है, फॉर्मेट परसेंटेज में चेंज होता है, और 6 दबाते हैं तो साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज होता है, और 2 दबाते हैं तो फॉर्मेट आपका टाइम फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। सारे के सारे नंबर आपके जो है इसी फॉर्मेट में चेंज होते रहते हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे ये होता है। जैसे हम ये आ गए हैं एक्सेल पे, अगर मैं यहाँ पे आपका नंबर लिख देता हूँ 1 2 3, ओके। 1 2 3 मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, तो ये जो फॉर्मेटिंग वगैरह होती है, देखिए कहाँ पे होती है, यहाँ पे है। ये आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी पड़ती है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे फॉर्मेट यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटेंसी, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, ये सब कुछ यहीं से देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं कि बार बार जाके यहाँ पे क्लिक करें, तो आपको शॉर्टकट याद होने चाहिए। तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और इसको 1 दबाता हूँ तो देखिए क्या हो गया, नंबर फॉर्मेट में चेंज हुआ, और जैसे ही नंबर फॉर्मेट में चेंज होगा 1 2 3.00 ये यहाँ पे लिखा हुआ आने लगा। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और 4 दबाऊं तो क्या होगा, करेंसी फॉर्मेट में चेंज होगा। करेंसी फॉर्मेट का मतलब देखिए आगे हमारा रुपी का साइन आने लगा,
पहले ये डॉलर में आता था, लेकिन फिर अब आगे आके ये सारे अपडेशन हुए हैं, तो अब हमारा जो साइन है, हमारी जो करेंसी है, उसमें ये बदलाव हो गया है। हालांकि इसको भी आप बदल सकते हैं, अगर डॉलर में बदलना चाहें, पाउंड में बदलना चाहें, तो इसका सिंबल आप बदल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे 5 दबाता हूँ, तो ये परसेंटेज में देखिए चेंज हो गया, 1 2 3 फिर 00% हो गया ये, ठीक है। शिफ्ट और हैश दबा देता हूं तो ये देखिए किसमें चेंज हो गया, ये आपका चेंज हो गया किसमें, डेट फॉर्मेट में। डेट तो देखिए यहाँ पे मैंने डेट फॉर्मेट में वैसे डाला नहीं था, लेकिन इसने अपने आप से ही डेट को लिया है। कैसे लिया है डेट को, अगर मैं यहाँ पे अंडू करूं तो आप देखेंगे क्या 1 2 3 लिखा हुआ है, 123.00, या शुरुआत में मैंने क्या लिखा हुआ था 1 2 3। तो इसने क्या अपने आप से ही डेट को एज्यूम किया है कि क्या आपकी डेट हो सकती है, और फिर उसी फॉर्मेट में इसने अपने आप को चलाया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने डेट फॉर्मेट, जैसे डेट फॉर्मेट क्या होता है, पहले हम डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, उसके बाद फिर ईयर लिखते हैं, तो वैसे हमने यहाँ पे एंट्री की नहीं थी, तो इसने अपने आप से ही ये सब क्रिएट किया है। हैश दबाया तो ये 2 मई, और ये देखिए 00 का मतलब 2000 ये दिखा रहा है। इसी तरह अगर मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट और 2 दबाता हूं तो देखिए क्या हो गया, टाइम फॉर्मेट में चला गया। ध्यान रखिएगा टाइम फॉर्मेट है, ठीक है, करंट टाइम नहीं है, टाइम फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा। तो ये सारे आपके क्या हैं, शॉर्टकट्स हैं, जिनको मैंने करके दिखाया कि कैसे आपका चेंज होता है, अगर आपको शॉर्टकट्स याद हैं तो। चलिए फिर से चलते हैं अपने शॉर्टकट्स पे, कुछ और बाकी हैं उनको भी देख लेते हैं। फिर आ जाते हैं, अगर हम कंट्रोल और स्पेस बार अगर दबाते हैं, कंट्रोल और स्पेस का मतलब स्पेस बार जो सबसे बड़ी बटन होती है उसको दबाते हैं, तो पूरे के पूरे कॉलम को ही वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे तो पूरी की पूरी रो को ही वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, कंट्रोल के साथ अगर दबाया तो पूरा का पूरा जो ये लंबी लाइन, खड़ी लाइन है, ये पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हमने शिफ्ट के साथ स्पेस को दबाया तो ये आपकी जो लेटी लाइन है, जिसको हम रो कहते हैं, पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम कंट्रोल के साथ ये माइनस का साइन अगर ये दबाते हैं, या कह दीजिए डैश का साइन दबाते हैं, तो ये क्या होगा कि डिलीट द सेलेक्टेड कॉलम और रो। जिस भी आप कॉलम या रो को आपने सेलेक्ट किया होगा उसको ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। हम कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ अगर इक्वल का ये साइन दबाते हैं तो क्या होगा, इंसर्ट अ न्यू कॉलम और रो। जैसे हमारा क्या हुआ, डिलीट करने का काम करेगा, ये क्या करेगा, एक और आपका कॉलम या रो इंसर्ट करने का ये काम करता है। अगर हमने कंट्रोल प्लस होम दबाया तो जैसे हमने देखा था वर्ड में, वही सेम काम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा पहली लाइन पे नहीं जाएगा, ये कहाँ होगा, मूव टू सेल A1। जो सबसे पहला आपका सेल था, कोने में आपको दिख रहा था, वो क्या था, A1, तो वहाँ पे मूव हो जाएगा, चाहे आप कहीं भी रहिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप कंट्रोल और ये जो आपका साइन है ये आप दबाते हैं तो ये आपको साइन कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको पता है, ये आपकी एस्केप जो बटन होती है उसी के ऊपर बना होता है। तो आप अगर इसको दबाते हैं तो क्या होगा, स्विच बिटवीन शोइंग एक्सेल फॉर्मूलाज और देयर वैल्यूज इन सेल। उन दोनों के बीच में क्या होता है, स्विच करेगा ये, ठीक है, कि आप आसानी से उनके बीच में स्विच कर सकते हैं। और ये जो आपका देखिए कंट्रोल स्पेस, ये तो हमने कर लिया है, ऊपर ही कर लिया है, तो ये मेरे ख्याल से एक बार और कॉपी हो गया है यहाँ पे, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कुछ और शॉर्टकट्स हैं जो आपके फंक्शन की पे बेस्ड होते हैं, जैसे F2 अगर आप दबाते हैं केवल तो क्या होता है, एडिट द सिलेक्टेड सेल। जिस भी सेल में रहेंगे उसके एडिट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। F3 अगर दबाते हैं तो क्या है, आफ्टर अ नेम हैज बीन क्रिएटेड F3 विल पेस्ट नेम, कि आपने अगर कोई नेम क्रिएट किया हुआ है तो F3 क्या करेगा, वो उस नेम को क्या करेगा, पेस्ट करेगा। F4 अगर आप दबाते हैं तो वही क्या है, रिपीट लास्ट एक्शन। जैसा मैंने बताया था पिछले वाले वर्ड में भी कि F4 दबाएंगे तो क्या होगा, जो भी आपने लास्ट में रिपीट किया होगा, कि आपने अगर डिलीट बटन दबाई तो हर बार वो डिलीट ही करता जाएगा, आपने अगर P लिखा है तो हर बार वो PP की लाइन लगा देगा जितनी बार आप दबाएंगे। F5 से क्या होगा, गो टू अ स्पेसिफिक सेल, फॉर एग्जांपल C6, मतलब आप F5 दबाएंगे तो गो टू वाला ऑप्शन खुलेगा। अगर आप उसमें लिख देते हैं कि आपको जाना है I10 में, ठीक है, तो I नंबर के सेल में 10 नंबर के रो में वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपका चलता है। F11 अगर आप दबाते हैं तो क्या होगा, क्रिएट चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड डेटा, कि जो भी आप, जैसे आपने डेटा यहाँ पे नेम रोल नंबर सब कुछ करके डेटा क्रिएट किया है और इसको आपने सेलेक्ट कर लिया है, आप F11 दबाएंगे तो उससे क्या होगा, सीधे उसी डेटा को लेकर के आपका चार्ट क्रिएट होता है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर दिखाना चाहूँ मैं कि जो आपके चार्ट्स होते हैं ये सारे के सारे आपके एक्सेल के थ्रू ही आपके बनते हैं, कि आपको जो भी यहाँ पे चार्ट बनाना है उसके लिए बस आपको वैल्यूज़ को लिखना होता है, उनके जो हेडिंग्स हैं या हेड्स हैं वो आपको लिखने होते हैं, उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा एक्सेल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस मैंने दी हैं। हालांकि इसमें मैंने क्विज़ को रिलेट नहीं किया हुआ है, क्विज़ मैं सोच रहा हूँ कि पावर पॉइंट आपके लिए लेके आऊँ, हो सकता है कल, ठीक है।
तो कल अगर आपको मैं पावर पॉइंट देता हूँ, पावर पॉइंट का वीडियो, तो उसके साथ ही आपको एक क्विज भी दूंगा जिसमें इससे रिलेटेड सारे आपके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, या क्या चीज़ें आपको मिसिंग लगी वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं कवर ना कर पाया हूँ, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कैसे आपको और आगे वीडियो चाहिए उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी दिखा सकते हैं कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। इसमें से आपके लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। अगर आप कंप्यूटर के सेक्शन से अगर क्वेश्चंस आएंगे 2 से 3 नंबर इसी वीडियो से आपको देखने को पक्का मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको डेली मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।